नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, हिमाचल फिलहाल दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन की नहीं कर पाएगा आपूर्ति। जिला परिषद की बैठक में बेमौसमी बर्फबारी, ओलावृष्टि और भारी बारिश से बगीचों और फसलों को हुए नुकसान का गूंजा मुद्दा। बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले में आरोपी नीलू को न्यायालय ने दिया दोषी करार। रामपुर के महात्मा गांधी चिकित्सालय में लंबे समय से खराब पड़ी है एक्सरे मशीन, लोगों को पेश आ रही है परेशानियां। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला जिला में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा करते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि जिले में कोविड-19 मामलों में तेजी से वृद्धि होने की स्थिति में मरीजों के लिए बिस्तरों की कमी न आए। शिमला के पीटरहॉफ में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहरी राज्यों से जिले में आने वाले सभी लोग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दे। जैसे ही कोई व्यक्ति बाहरी राज्य से प्रदेश में आता है तो इसकी जानकारी संबंधित क्षेत्रों के आशा कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से भी साझा करें, ताकि होम क्वारंटीन नियमों का प्रभावशाली तरीके से पालन किया जा सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला जिला में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले में बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी की नई ओपीडी में चरणबद्ध तरीके से 300 अतिरिक्त बिस्तरों की क्षमता का निर्माण किया जाएगा। आयुर्वेदिक अस्पताल छोटा शिमला में 50 अतिरिक्त बिस्तरों, नागरिक अस्पताल जुनगा में 50 अतिरिक्त बिस्तरों व टूटीकंडी पार्किंग में 100 बिस्तरों की अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध करवाई जाएगी। रोहडू, रामपुर, बुशहर के खनेरी और ठियोग नागरिक अस्पतालों में भी बिस्तरों की क्षमता को बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी विपरीत स्थिति का सामना करने के लिए शिमला शहर या अन्य निकटवर्ती स्थान पर प्री फैब्रिकेटेड 200 बिस्तरों की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि सेना के अधिकारियों से शिमला में सेना अस्पताल के उपयोग की अनुमति से संबंधित मामला उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की पहली और दूसरी खुराक के मध्य अंतर को कम करने के लिए प्रभावशाली प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। विशेष रूप से स्वास्थ्य और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को दूसरी खुराक के लिए विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि लोगों को सादे विवाह आयोजनों के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। विवाह आयोजनों के लिए स्वीकृति प्रदान करते समय आयोजन के समय का भी निर्धारण किया जाना चाहिए, ताकि कार्यक्रम पूरे दिन न चले। स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं को प्रदेश सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं और दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन, उपकरणों और दवाओं की कोई कमी नहीं है। प्रदेश सरकार रोहडू और रामपुर के अस्पतालों में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने पर विचार कर रही है, ताकि क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि निगरानी और होम आइसोलेशन प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। उन्हें वो प्रतिनिधि भी, चाहे वो पंचायतों के हैं, चाहे पंचायत समिति के हैं, चाहे हमारे जिला परिषद के हैं, चाहे नगर परिषद, नगर पंचायत के हैं, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हैं, जहां जहां जो भी लग रहा है उनको करना चाहिए, उस दृष्टि से वो काम किए जाते हैं। लेकिन ये परिस्थिति हमारे प्रदेश की नहीं, पूरे देश भर की परिस्थिति ऐसी और ऐसी स्थिति में हमको काम करना है। और उस बात को मैं कह सकता हूँ, आप सबके सहयोग से ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया में हिमाचल आज की तारीख में भी एक बेहतर प्रदेश है कोविड मैनेजमेंट के हिसाब से, जहां काम अच्छा हो रहा है। इसलिए पिछले कुछ अरसे से हमने ये तय कर दिया कि सबसे पहले आवश्यकता जो हमारी है वो आवश्यकता है कि हमारे पास कोई भी अगर मरीज कोविड का आता है, हॉस्पिटल आता है, तो उसको बेड के लिए इंतजार न करना पड़े, उसके लिए बेड की व्यवस्था वहां पर हो, ताकि उसका ट्रीटमेंट तुरंत जो है हम शुरू कर सकें। इसलिए कांगड़ा में परसों गया था, कल मंडी गया था। कांगड़ा में हम बहुत बड़ी कैपेसिटी बढ़ा करके आए हैं।
मंडी में भी हम इसी प्लान को साथ लेकर के जो है बेड कैपेसिटी को बढ़ाने का हम निर्णय करके आए और उसी तरह से दूसरे जिलों में जहां भी जाना हुआ वहां पर भी इस तरह की व्यवस्था है। और आज हम अगर शिमला में बैठे हैं तो हम शिमला में भी सारी चीजों को जो आप लोगों ने सुना ऑनलाइन, आप लोग हमारे साथ कनेक्टेड थे, चाहे वो हमारे ओपीडी ब्लॉक हमारा आईजीएमसी शिमला का बन रहा है, लगभग 300 बेड की कैपेसिटी वहां पर करेंगे, लेकिन फेज मैनर में करेंगे उसको, जो जो हमारी जरूरत पड़ती जाएगी उसके मुताबिक करते जाएंगे, लेकिन काम शुरू कर देंगे। और उसी तरह से हमने ये भी तय किया कि जो शिमला का जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है हमारा, उसमें 50 बेड की कैपेसिटी है, उसको भी हम डेडिकेट करें कोविड के लिए, कोविड ट्रीटमेंट के लिए। और उसी के साथ हमारे शिमला के साथ एडजॉइनिंग जो जुंगा का जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है, वहां पर भी 50 बेड की कैपेसिटी निकालेंगे, ताकि कोविड के लिए अगर वहां के लोगों को ट्रीटमेंट करने के लिए एडमिट करना पड़े तो जुंगा हॉस्पिटल में उस सुविधा को हम दे सके। उसके अतिरिक्त और चीज हमने एक और ढूंढने की कोशिश की है, जो हमारा टूटी कंडी जो पार्किंग हमने बनाई है, उस पार्किंग के ऊपर वाले फ्लोर में भी एक स्कोप और निकाल रहे हैं, वहां पर जो फर्निश्ड है, और वहां पर सारी चीजों को लेकर के आज ही डिप्टी कमिश्नर वहां पर विजिट करेंगे और विजिट करके वहां की रिपोर्ट देंगे उनको। और जो जानकारी मिली है 70 से 100 बेड की कैपेसिटी वहां पर भी की जा सकती है। और कुल मिलाकर के इन सारी चीजों को हम देखें तो सबको मिलाकर के लगभग 500 की बेड कैपेसिटी हम शिमला के अंदर ही, शिमला शहर के अंदर ही एक तरह की, जिसमें सिर्फ जुंगा बाहर है, बाकी शिमला के अंदर ही उस व्यवस्था को हम यहाँ करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला जिला में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने जिले में टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि अस्पतालों में भीड़ को कम किया जा सके। उन्होंने मुख्यमंत्री से रोहड़ू और रामपुर के अस्पतालों के लिए नए गैस प्लांट स्वीकृत करने का भी आग्रह किया। शिमला की बचत भवन में जिला परिषद की विशेष बैठक आयोजित की गई। जिला परिषद अध्यक्ष चंद्रप्रभा नेगी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में जिला शिमला में बेमौसमी बर्फबारी, ओलावृष्टि और भारी बारिश से बगीचों और फसलों को हुए नुकसान का मुद्दा खूब गूंजा। जिला परिषद अध्यक्ष चंद्रप्रभा नेगी ने बताया कि किसानों व बागवानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से सदन में प्रस्ताव पारित किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रभावित बागवानों व किसानों को तुरंत राहत प्रदान करने के लिए मामला सरकार को भेजा जाएगा। चंद्रप्रभा नेगी ने बताया कि बागवानी एवं कृषि से संबंधित गठित समिति की बैठक जल्द आयोजित की जाएगी। वहीं जिला परिषद सदस्यों ने भी सरकार से बेमौसमी बर्फबारी, ओलावृष्टि और भारी बारिश से बगीचों और फसलों को हुए नुकसान की जल्द भरपाई की मांग की है। आपको पता है कि सारे बागवान हैं पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, ऊपरी शिमला जिला के अंदर तो टोटली बागवानी पे आधारित है। जैसे हमारे सेब के पेड़ हैं वो टूट गए हैं और हमारी फसल टूट गई है, और जैसे दालें हैं, दालों की फसलें भी टूट गई है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द इस विषय में ठोस नीति बनाए, ताकि जो बागवान है जिनका हम इसी पर निर्भर है, जैसे पूरे साल की फसल है, सेब सीज़न आता है, लोगों का पैसा बर्बाद हो जाता है, तो जिसने कर्ज लिया है उसको माफ़ किया जाए और इसके जो भी जितना भी नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई की जाए। हमारे क्षेत्र में, वो चाहे क्षेत्र जिला शिमला हो, मंडी हो, लाहौल स्पीति हो, किन्नौर हो, जहाँ भी हमारे बागवानों का ओलावृष्टि से सेबों को नुकसान हुआ है, हमारे मटर्स को नुकसान हुआ है, तो मैं चाहता हूँ, मैं आपके प्रेस के माध्यम से, जिस तरह से मेरा जो जिला परिषद अढ़ाल वार्ड का क्षेत्र जो आता है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा दुख होता है हमें। और अढ़ाल वार्ड क्षेत्र के साथ साथ पूरे जिला शिमला में ओलावृष्टि से इतना किसानों का जो ये कोरोना काल एक इंसान के लिए तो आया, ये हमारा कोरोना काल सेबों के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो मैं चाहता हूँ, जिस तरह पिछले कल पेपर में आया था कि भी सरकार ने 84 करोड़ रुपए का नुकसान जो इन्होंने सरकार को भेजा है, मैं आपके प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरकार को अवगत करवाना चाहता हूँ, ये जो 84 करोड़ का नहीं है, कम से कम जिला शिमला में ही हमारे 500-600 करोड़ का नुकसान हुआ है। और आपके मैं माध्यम से कहना चाहता हूँ, इसमें आज तक सरकार का कोई भी मंत्री हमारे बागवानों की देखरेख करने कोई भी नहीं गया। बड़े दुख की बात है। इससे पहले हमारे
पूर्व में मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी रहे, जब भी कोई इस तरह की घटना होती थी, वो चाहे किसानों की होती थी या कहीं आग लगती थी, एकदम राजा साहब खुद वहाँ स्वयं पहुँचते थे। और अगर वो स्वयं नहीं होते थे, किसी कारणवश बिजी थे, तो उनका सरकार का कोई भी मंत्री वहाँ पहुँचता था। और मैं आज प्रेस के माध्यम से आपको सरकार को अवगत करवाना चाहता हूँ, जितने हमारे जिन जिन भाइयों का नुकसान हुआ है, सरकार उनकी भरपाई करे। और जिन्होंने हमारे किसानों ने ऋण लिया है, केसीसी बैंक का जो ऋण लिया है, मैं चाहता हूँ 100% उनको माफ़ किया जाए। और जियोग्राफिकल कंडीशन जो उस वार्ड की है, उस वार्ड में आपके सुंगरी से काशापाड़ तक एबव टू 6000 से ऊपर जो हाइट्स है, उसके अंतर्गत जो है ओलावृष्टि और जो अभी बर्फ स्नोफॉल हुआ, कम से कम एक फुट जो है स्नोफॉल हुआ। उस स्नोफॉल के अंतर्गत खाली जो है जो फ्लोरिंग थी उसी को नुकसान नहीं हुआ, जो नेट पड़े थे ओलावृष्टि को बचने के लिए, उसके अंतर्गत उस हाइट के अंतर्गत जो है आपको मालूम होना चाहिए कि उसमें जो है रॉयल वैरायटी के पेड़ लगे होते हैं। और आज भी रॉयल वैरायटी सब वैरायटी पे भारी है, जिसको तैयार करने में कम से कम 15 से 18 वर्ष लगते हैं। अब आप बताइए, जब वो पौधा जो है बीज से ही टूट गया हो, तो बागवान 20 से 25 साल पीछे चला गया है। जो छोटे बागवान थे, चाहे उसके 30 पौधे हैं, 40 है, 100 प्लांट्स है, तो वो जो है टोटल लॉस है। अब वो बागवान क्या करेगा? किसी से अगर तू जो है 100 पेटी होती थी, ये समझो उसके आज जो है 5 बॉक्सेज भी नहीं है। किसी के 2000 होती थी, तो ये मान के चलो आज वो जो है 600 to 700 बॉक्सेज भी नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि बागवान की जो रीढ़ की हड्डी जो है, इस कुदरती जो कहर टूटा है, अब इसको हम ग्लोबल वार्मिंग से जोड़े, चाहे कुदरत का जो कहर अभी टूटा है, बेमौसमी जो अभी बर्फबारी हुई है, उससे जो है किसानों बागवानों की कमर तोड़ दी गई है। तो हमारा गवर्नमेंट से ये सुजेशन जो है रिक्वेस्ट रहेगी, और गवर्नमेंट पर कि जो अभी हम प्रस्ताव पास कर रहे हैं, हम इस प्रस्ताव के अंदर जो है कि गवर्नमेंट एक तो जो है जो केसीसी है बागवानों की, अकॉर्डिंग टू सर्वे करने के बाद कौन बागवान का बगीचा कितना प्रभावित है, और छोटे बागवान का बगीचे जो है कितना प्रभावित हुए हैं बागवान, उनको कितना जो है नुकसान हुआ है, और वो जो है 20-25 वर्ष अगर पीछे हो गए हैं, तो कम से कम 1 लाख से 5 लाख तक की जो केसीसी लिमिट है, उसको जो है बिना किसी एक्सक्यूज के तुरंत माफ किया जाए। शिमला की कोटखाई में गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले में आरोपी नीलू को दोषी करार दिया गया है। 6 जुलाई 2017 को गुड़िया का शव दांदी जंगल में मिला था। इसके बाद पुलिस ने दुराचार और हत्या का मामला दर्ज किया। जुर्म कबूल करवाने के लिए एक आरोपी सूरज को थाने में ही पीट कर मार डाला गया। इस पूरे प्रकरण को लेकर जब जनाक्रोश भड़का और लोग सड़कों पर उतरे, तो मामले की जांच सीबीआई को देनी पड़ी। सीबीआई ने जांच के दौरान सूरज हत्याकांड में आईजी और एसपी समेत 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा बनाया। पुलिस ने जिन आरोपियों को गुड़िया की कत्ल और दुराचार के आरोप में पकड़ा, सीबीआई ने उन्हें मुजरिम नहीं माना। इसके बाद गुड़िया हत्याकांड में अनिल उर्फ नीलू नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया था, और आज न्यायालय ने आरोपी नीलू को दोषी करार दे दिया है। कोर्ट ने इसमें जो है 4 धाराओं में जो है चार्ज लगा था अक्यूज्ड के खिलाफ, तो 4 धाराओं में इन्होंने जो है चारों धाराओं में सजा की है। जो ये आईपीसी की जो धाराएं थी वो 376(1) और 376A, 302 आईपीसी और सेक्शन 4 ऑफ पॉक्सो एक्ट लगी थी। तो इन चारों धाराओं में उसको जो है दोषी ठहराया गया है, और दोषी ठहराने के बाद अब इसको जो है क्वांटम के लिए जो कितनी सजा करनी है, क्या करना है, उसके लिए ये जो है 11 मई 2021 को रखा गया है। इसके अलावा कोर्ट ने जो है आज हमें जब जजमेंट प्रोनाउंस की, तो हमें ये बताया है कोर्ट ने कि 14 पॉइंट्स कोर्ट ने इसमें बनाए थे अपनी जजमेंट को देने के लिए। 14 पॉइंट्स में से जो है 2 पॉइंट जो है अक्यूज के फेवर में है, और जो है 12 पॉइंट्स इसमें जो है सीबीआई के या प्रोसिक्यूशन के फेवर में बताए गए हैं। जो पॉइंट्स होते हैं, पहला पॉइंट जो है प्रोसिक्यूशन के फेवर में है कि यहाँ उसकी प्रेजेंस वहाँ स्कूल या स्कूल के आसपास जो है, जहाँ जो है वो डेड बॉडी मिली है उसके आसपास जो है पाया गया है उसकी प्रेजेंस। दूसरी जो है उसके बाद पोस्टमार्टम लड़की का हुआ था, उसमें भी ये बताते हैं कि पोस्टमार्टम में भी जो है मुलजिम के खिलाफ है। तीसरी जो है एक सॉयल रिपोर्ट आई थी कि सॉयल में ये होता था, हम डिस्प्यूट कर रहे थे कि डेड बॉडी यहाँ से उठाई गई है या यहाँ और जगह से उठा के रखी गई है, तो उन्होंने ये बोला कि नहीं, ये सॉयल रिपोर्ट से भी ये लगता है कि यहीं डेड बॉडी थी और यहीं पे रखी गई थी पहले से ही। तो सॉयल वाली रिपोर्ट भी मुलजिम के खिलाफ है। फिर डीएनए रिपोर्ट, जो डीएनए रिपोर्ट इन्होंने दी है कि वो भी मुलजिम के खिलाफ है।
एक जो है डेंटल एक्सपर्ट की रिपोर्ट थी, बाइट मार्क्स की रिपोर्ट, जो बाइट मार्क्स ये बोलते थे सीबीआई वाले कि ये बॉडी पे है, तो वो भी ये बोलते हैं कोर्ट की नहीं, ये भी बाइट मार्क भी जो है मुलजिम के साबित हो रहे हैं। तो ये जो मेन पॉइंट्स है, ये जो 5-7 पॉइंट्स है जो मेन थे, ये जो है मुलजिम के खिलाफ जाते हैं, इसी बेस पे इन्होंने इसको से सजा की है। दूसरे 2 पॉइंट जो एक और थी कि क्रिमिनल हिस्ट्री है, कीपिंग इन व्यू द क्रिमिनल हिस्ट्री ऑफ द अक्यूज्ड, ये माना जाना चाहिए कि इसने ये किया। तो क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में उन्होंने बोला कि कोई क्रिमिनल हिस्ट्री का ऐसा कोई नहीं साबित हो रहा कि ये क्रिमिनल हिस्ट्री और इसके बेस पे इसको सजा होनी चाहिए। दूसरा एक साइकोलॉजिकल रिपोर्ट भी थी, उसने साइकोलॉजिकल रिपोर्ट पेश की थी, तो साइकोलॉजिकल रिपोर्ट भी इन्होंने ऐसे नहीं मानी कि कोई साइकोलॉजिकल रिपोर्ट से ऐसे नहीं हो रहा साबित कि मुलजिम था। तो ये पॉइंट्स थे, इसके बेस पे इन्होंने जो है सजा की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से ओलावृष्टि और बर्फबारी से कृषि बागवानी को हुए नुकसान को लेकर केंद्र सरकार के समक्ष मामला उठाकर राहत पैकेज देने की मांग की है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बेमौसमी बर्फबारी, ओलावृष्टि और बारिश से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। राठौर ने बताया कि उन्होंने बीते दिनों प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वह इस मामले को लेकर व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिले हैं और उन्हें ज्ञापन सौंपकर ओलावृष्टि से किसानों बागवानों को हुए नुकसान का जल्द आकलन कर इसकी भरपाई करने की मांग की है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि बेमौसमी बर्फबारी, ओलावृष्टि व भारी बारिश से प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में सेब की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। कई जगह सेब की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है। सेब के पेड़ गिरने के साथ हेलनेट भी पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। राठौर ने कहा कि सेब, लीची व अन्य फलों के हजारों पेड़ टूट गए हैं। इस बेमौसमी बर्फबारी व ओलावृष्टि से न केवल फलों को नुकसान हुआ है बल्कि गेहूं व अन्य फसलें भी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। ऐसे समय में किसानों और बागवानों को इस नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक मदद की बहुत जरूरत है, जो उन्हें प्रदान की जानी चाहिए। राठौर ने कहा कि प्रदेश सरकार को नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र के समक्ष यह मामला उठाना चाहिए और विशेष राहत पैकेज देने की मांग की जानी चाहिए। राठौर ने कहा कि कोरोना के चलते वैसे ही लोग परेशान हैं, लोगों के कारोबार पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। ऐसे में बागवानी से लोगों को काफी उम्मीद थी, लेकिन इस बार ओलावृष्टि और बर्फबारी ने बागवानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और बागवानों के सामने एक बड़ा आर्थिक संकट पैदा हो गया है। ऐसे में सरकार को इन बागवानों को आर्थिक मदद देनी चाहिए। जो भी प्रभावित क्षेत्र है वहाँ स्वयं गया हूँ और मैंने ये देखा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बेमौसमी बर्फबारी के कारण कई स्थानों पे तो लोगों के बगीचे जो है बिल्कुल नष्ट हो गए, जो पेड़ है वो जड़ों से उखड़ गए हैं। स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। ऐसे में जो है किसानों और बागवानों को मदद की दरकार है। जो हमारा निचला क्षेत्र है वहाँ गेहूँ की फसलें जो है बर्बाद हो गई। पिछले कल मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी से मिला। मेरे साथ हमारे पार्टी के जो विधायक हैं मोहनलाल ब्राक्टा जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यशवंत शास्त्री जी और पार्टी के हमारे कुछ पदाधिकारी मेरे साथ थे। कल हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा और उनको हमने वस्तु स्थिति से अवगत कराया। हमने ज्ञापन के जरिए सरकार से मांग की कि एक तो फौरी राहत देने की ज़रूरत है, दूसरा क्योंकि लोगों के तो बगीचे ही नष्ट हो गए हैं, अब दोबारा से उन बगीचों को पुनर्स्थापित करने की ज़रूरत है। इसलिए जो है केंद्र से मदद की ज़रूरत है। ये एक स्पेशल पैकेज जो है केंद्र सरकार हिमाचल को दे। उसके अलावा जो बैंकों से केसीसी के अंतर्गत जो बैंकों से लोन लिए हैं उनकी जो इंटरेस्ट है वो माफ़ करने की ज़रूरत है। और HPMC में जो किसानों का बकाया है वो भी जो है किसानों को वापस जो है किसानों को जल्दी से जल्दी जो है मिलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया है कि वो पूरे मामले को जो है गंभीरता से वो ले रहे हैं और इस पे कार्रवाई करेंगे। तो हमें आशा है कि मुख्यमंत्री जी जो स्वयं ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं
जहाँ बागवानी होती है वो कार्रवाई करेंगे और जो गेहूं की फसलें बर्बाद हो गई हैं किसानों की, उन्हें भी राहत जो है मिलने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में भीषण अग्निकांड का मामला सामने आया है। कोटखाई तहसील के तहत रामनगर पंचायत के फनैल गांव में आग लगने से 6 मकान जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि इस घटना में एक बुजुर्ग महिला की आग की चपेट में आने से मौत हो गई। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी घटना पर शोक जताया है। उन्होंने जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को फौरी राहत एवं पुनर्वास प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आग्रह पर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिल्ली को ऑक्सीजन की आपातकालीन आपूर्ति का वादा किया था, लेकिन मामले में कुछ नियम व कायदे आड़े आ गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल फिलहाल दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए गृह मंत्रालय की अनुमति जरूरी है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आपदा के लिए व्यवस्था बनाई गई है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक अब गृह मंत्रालय के आदेशों और अनुमति के बाद ही राज्य दूसरे प्रदेशों को ऑक्सीजन भेज पाएगा। आग्रह किया है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, उसमें स्पष्ट है कि ऑक्सीजन को हम स्टेट गवर्नमेंट की ओर से अब नहीं दे सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में बहुत चीज़ें नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, वो जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसके अंतर्गत जो है इसकी एलोकेशन की एक प्रोविज़न किया गया है। जो भी परमिशन मिलेगी वहाँ से मिलेगी। वहाँ से अगर हमको इजाज़त मिलेगी, हमको कहा जाएगा, तो उसके मुताबिक सारी चीज़ों को लेकर के करेंगे। छात्र अभिभावक मंच के बैनर तले निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल की ट्यूशन फीस में 50% बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग को लेकर शिक्षा निदेशालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान अभिभावक शिक्षा निदेशक से अपनी मांगों के संदर्भ में बातचीत करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ कार्यालय के दोनों गेट बंद कर दिए गए। इस पर अभिभावक ने कड़ी आपत्ति जताई। मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने शिक्षा निदेशक से मांग की है कि इस मामले में हस्तक्षेप करें और 5 दिसंबर 2019 की शिक्षा निदेशालय की अधिसूचना को लागू करवाए। उन्होंने बताया कि अगर यह फीस बढ़ोतरी वापस नहीं ली गई तो छात्र अभिभावक मंच शिक्षा निदेशालय पर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेगा और 24 घंटे के महापड़ाव करने के लिए विवश होगा। 5 दिसंबर 2019 को अभिभावकों के आंदोलन के बाद एक अधिसूचना निकली थी कि कोई भी फीस 5 दिसंबर 2019 के बाद तब तक नहीं बढ़ेगी निजी स्कूलों में, जब तक जो जनरल हाउस जो है उस स्कूल का जो आम सभा है, यानी पेरेंट्स जो टोटल हैं, जब तक उनकी राय नहीं होगी। लेकिन 2020 में भी सभी स्कूलों ने और दयानंद स्कूल ने भी फीस बढ़ोतरी की। 2021 में एकदम से 50 से 60% फीस बढ़ोतरी कर दी है। अधिसूचना कहती है 5 दिसंबर 2019 की फीस बढ़ोतरी जनरल हाउस के बगैर हो नहीं सकती है। स्कूल चले नहीं, बच्चे स्कूल गए नहीं, अभिभावकों का जनरल हाउस हुआ नहीं, और ऐसे समय में अपनी मनमर्जी से दयानंद स्कूल ने 50 से 60% की फीस वृद्धि की, जिसका मतलब ये है कि ट्यूशन फीस में एक साल की 12 से 15 हज़ार रुपये की वृद्धि हुई है। नर्सरी केजी का बच्चा जिसकी फ़ीस एक महीने की 1950 रुपया थी, उसको 250 रुपये कर दिया। पहली से 5वीं का बच्चा जिसकी फ़ीस जो है 2050 थी, उसको 3050 कर दिया। छठी से जो 10वीं का बच्चा है उसकी फ़ीस को जो है 2200 से 3200 कर दिया, और 9th की फ़ीस को जो है वो 2250 3500 कर दिया। कुल मिलाकर जो है 12,000 रुपये से लेकर जो है 15,000 रुपये की फ़ीस बढ़ोतरी जो है वो एक वर्ष में ट्यूशन फीस में की है, जबकि सरकार की अधिसूचना स्वयं कह रही है आज से 1.5 वर्ष पूर्व की अधिसूचना ऐसी फीस वृद्धि नहीं हो सकती है। हमारा कहना यह है कि जो सरकार ने अधिसूचना जारी की है, शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी की है, अगर 200 मीटर के दायरे में दयानंद पब्लिक स्कूल जैसा स्कूल उस अधिसूचना को नहीं मान रहा, उस ऑर्डर को नहीं मान रहा है, तो अपने आप में ये बात स्पष्ट हो रही है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी ज़रूर है। गड़बड़ी ये है कि अभिभावकों के दबाव में प्रदर्शन जब होते हैं, आंदोलन जब होते हैं,
उसके दबाव में अधिसूचनाएं ज़रूर निकलती हैं, लेकिन जब उसको लागू करने की बारी आती है तो शिक्षा विभाग अधिसूचना को, अपनी ही अधिसूचना को लागू नहीं करता, जिसके कारण एक खुली मनमानी जो है प्राइवेट स्कूलों को मिल रही है। इस तरीके की लूट जारी है। कोविड वैक्सीनेशन अभियान को गति देते हुए पंचायत स्तर पर भी लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है, ताकि हर व्यक्ति वैक्सीन की डोज लेकर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को और अधिक मजबूत कर सके। इसी के चलते हमीरपुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बरह के पंचायत घर में भी लोगों को कोविड वैक्सीनेशन का टीका लगाया जा रहा है। वहीं पंचायत प्रधान और ग्रामीणों ने कोविड टीकाकरण अभियान चलाने के लिए प्रदेश सरकार का आभार जताया है। ये सरकार की बड़ी उपलब्धि है और बहुत इसमें बड़ी तत्परता से काम किया जा रहा है और हमारे विधायक नरेंद्र ठाकुर जी का इनका बहुत तत्पर से संज्ञान लेते हैं और ये लोगों की काफ़ी दिनों से डिमांड थी और ये पूरी हो गई। और आगे मैं आशा करता हूँ कि अभी 18 से एज के ऊपर जो कोविड की वैक्सीन लगेगी तो उसके भी ऐसे ही कैंप लगाए जाएँ तो ये हॉस्पिटलों में भी रश कम होगा और आपस में लोग जो ज़्यादा मिलते जुलते हैं, डिस्टेंस रख पाते हैं और यहाँ छोटा एरिया के कम लोगों के होने की संख्या से ये काफ़ी फ़ायदा रहेगा कि इसमें बचाव भी होगा और लोग इंटरेस्ट से लगवाएंगे भी, क्योंकि उनको बाज़ार में जाने आने की प्रॉब्लम भी है। तो ये सब बहुत अच्छा पहल है सरकार की। पहली लगी थी 13 मार्च को, तो हमने हॉस्पिटल जाना था, पता चला यहाँ आ गए हम, तो हमारे को आराम मिला और हम धन्यवाद करते हैं सरकार का कि वो घर घर पहुँच के सबको सुविधा दे रहे हैं। टीकाकरण कराया अपने प्रिकॉशन के लिए कि आगे ना हो किसी को, और बचने के लिए कराया कि बीमारी से बचे रहेंगे और हम बचेंगे तो हमारा परिवार भी बचेगा, हमारे कांटेक्ट में आने वाले सारे बचेंगे, इसलिए कराया और पूरा समाज बचेगा, भारत बचेगा। दूसरी डोज थी 42 दिन के बाद मुझे लगा है और पहली डोज के बाद भी मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ रहा और ये अच्छी बात है कि मतलब अब साल की भीड़ भाड़ से बचने के लिए मतलब पंचायत में ही ये सरकार ने प्रबंध किया है, जिसका सभी ने स्वागत किया है और ये एक अच्छा है कि घर द्वार पे जो है सरकार पहुंच रही है। यहाँ पर लोगों की डिमांड थी कि घर द्वार जो है ये हमें वैक्सीनेशन हो तो ग्राम पंचायत बल में रखने की ये बोल रहे थे जी ने, तो इसलिए लोगों की इच्छा पर जो है हमने यहाँ पर आज 28/4 को यहाँ पर कैंप रखा है जी। जिला में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए शिमला की टूटीकंडी स्थित वाहन पार्किंग को कोविड सेंटर बनाने के प्रस्तावित फैसले को लेकर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पार्किंग का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर के दृष्टिगत जिला में संक्रमण के मामलों में तेजी आई है, जिस कारण आईजीएमसी और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों की बढ़ती तादाद का अनुमान लगाते हुए प्रदेश सरकार द्वारा अन्य जिलों की तर्ज पर शिमला में भी अतिरिक्त व्यवस्था करने के लिए स्थलों का चयन किया जा रहा है, जहां पर कोविड से ग्रस्त मरीजों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में कोविड वैक्सीनेशन के टीकाकरण को महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके चलते जगह जगह पर टीकाकरण शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी के चलते शिमला की टाउन हॉल में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड टीकाकरण शिविर लगाया गया। नगर निगम उप महापौर शैलेंद्र चौहान ने भी यहाँ वैक्सीन की दूसरी खुराक ली। उन्होंने शहरवासियों से भी कोविड वैक्सीन लगाने की अपील की। उन्होंने बताया कि लोगों को शहर के बीचों बीच कोविड वैक्सीन की सुविधा मिल सके, इसके लिए टाउन हॉल में कोविड टीकाकरण शिविर लगाया गया है। मुझे पहला डोज 10 फरवरी 2021 को रिपन अस्पताल में लगा था और आज मुझे सेकंड डोज लगा। मैं पहली बार भी बिल्कुल स्वस्थ था, पहले से अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मैं शहर की जनता को और प्रदेश की जनता को भी संदेश देना चाहता हूँ कि हर लोग वैक्सीन लगाएं, घर से बाहर निकलें, ना डरें। जिस तरह से सरकार ने हर वार्डों में, हर पंचायतों में, हर वार्ड लेवल में ये वैक्सीन लग रही है, जो 18 साल से नीचे वाले हैं उनको भी लग रही है और ऊपर वालों को भी। ये संदेश मैं देना चाहता हूँ शहर की जनता को भी कि सब लोग वैक्सीन लगाएं, बढ़ चढ़ कर भाग लें। जैसे हमारे टाउन हॉल में आज से दोबारा से शुरू कर दिया है वैक्सीन का। अगर लोगों ने रिपन नहीं जाना है, आईजीएमसी नहीं जाना, वो टाउन हॉल आ सकते हैं। निडर होकर अपनी वैक्सीन लगाएं और अपने को सुरक्षित रखें।
प्रदेश के 4 जिलों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले रामपुर के महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर की मीडिया में खामियां उजागर होती ही अस्पताल प्रबंधन व्यवस्थाओं को सुधारने में जुट गया है। अस्पताल में काफी समय से खराब पड़े ऑक्सीजन रेगुलेटर और बिजली उपकरणों को दुरुस्त किया जा चुका है, लेकिन 1 माह से खराब पड़ी एक्सरे मशीन ठीक न होने से यहाँ इलाज करवाने आए लोगों में काफी रोष है। लोगों का आरोप है कि कोरोना काल में अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होने के बजाय यहाँ अधिकतर स्वास्थ्य उपकरण खराब पड़े हैं। ऐसे में लोगों को मजबूरन निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। शिमला जिला के रामपुर के खनेरी स्थित 4 जिलों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले महात्मा गांधी चिकित्सा सेवाएं परिसर की खामियां उजागर होते ही उन्हें दुरुस्त करने का काम तेज हो गया है। बता दें कि चिकित्सालय में पिछले 1 माह से एक्सरे मशीन खराब होने के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग मजबूरन निजी क्लिनिक में जाकर महंगे दामों पर एक्सरे करवाने को मजबूर हैं। हालांकि मीडिया में बिजली, वायरिंग और ऑक्सीजन की समस्या सामने आने के बाद उसे तो तुरंत दूर किया गया, लेकिन ऑक्सीजन रिफिल करते हुए गेज न होने से छोटे सिलेंडरों में ऑक्सीजन भरना मुश्किल हो रहा है। पूर्व जिला परिषद सदस्य बिहारी सेवगी ने बताया कि 3 दिन पहले 3 मरीजों की खनेरी चिकित्सालय में ऑक्सीजन समय पर न मिलने से मौत हो गई थी। वहीं उन्होंने बताया कि चिकित्सालय में एक्सरे मशीन भी काफी लंबे समय से खराब है, जिस कारण लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं पूर्व पंचायत प्रधान रंजीत ठाकुर और नगर परिषद रामपुर के पूर्व उपाध्यक्ष हरिश्चंद्र लक्टू ने बताया कि खनेरी चिकित्सालय में जो इंतजाम होने चाहिए थे वो नहीं है। पिछले 1 माह से एक्सरे मशीन खराब है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन सिलेंडर तो अब अस्पताल में उपलब्ध करवा दिए गए हैं, लेकिन ऑक्सीजन रिफिलिंग के लिए गेज नहीं है। सरकार दावा कर रही है कि भाई जो है प्रॉपर्ली मरे जो है हर हॉस्पिटल में सारा इंतजाम है, तो जो है वो ऐसा है नहीं है। और जो यहाँ तक कि जो है रेगुलेटर तक जो है खरीद नहीं पा रहे हैं, उसको जो है ठीक कर नहीं पा रहे हैं। और बल्कि सरकार ये बोल रही है कि भाई हम दिल्ली के लिए मदद करेंगे या दूसरे अदर स्टेटों के लिए मदद करें, बल्कि अपने स्टेटों में जो है हॉस्पिटल की हालत जो है ठीक नहीं है। तो एक्सरे मशीन जो है उसकी क्या स्थिति है? एक्सरे मशीन वो तो पहले से इनके खराब होते, जब भी छोटी सी बीमारी हो उसके लिए भी जो है प्राइवेट हो जो है एक्सरे के लिए जाना पड़ता है। और दूसरी भी जो मशीनरी है जो है इसके साथ में सारे जो है हमेशा जो है इनका जो है उसमें जंग लगा है, और जिससे जो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है अस्पताल के अंदर। रामपुर शहर परिषद में हम आए, यहाँ पिछले 1 महीने से जो एक्सरे मशीन है वो ख़राब चल रही है। सैकड़ों के हिसाब से यहाँ पर पेशेंट आते हैं। ऊपर से कोरोना का जो महामारी पिछले लगभग 14-15 महीने से जो चली हुई है, और ऑक्सीजन जो सबसे बड़ी बात है, ऑक्सीजन जो सिलेंडर है, सिलेंडर तो पिछले कल तक तो थे नहीं, अब आए हैं, कईयों के रेगुलेटर ख़राब है। ऊपर से जो गेज है, जो सिलेंडर की गेज चेक करना है कि भी कितना हमने उसको दूसरे सिलेंडर में शिफ्ट करना है, ये कोई पता नहीं है वो सिलेंडर पूरे आ रहे कि आधे आ रहे। मेरे को तो ऐसा लगता है इसमें भी कोई गफला है। वहीं चिकित्सालय में भर्ती मरीजों व तीमारदारों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से चिकित्सालय की स्थिति बेहद खराब थी। बिजली की बदहाल व्यवस्था होने के साथ साथ ऑक्सीजन रेगुलेटर भी खराब थे, लेकिन अब कुछ हद तक हालात सामान्य हो गए हैं। बिजली के स्विच भी बदले गए हैं, तो वहीं चिकित्सक भी चेकअप के लिए लगातार आ रहे हैं। ऐसे में लोगों ने मांग की है कि अस्पताल में एक्सरे मशीन को भी जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए, ताकि लोग इसका लाभ ले सकें। हमारे परसों तक करती, परसों देखो हमारे को ठीक हो रहा है, वो डॉक्टर भी चल रहे हैं और नर्स भी आ रहे, बेचारी दवाइयाँ भी दे रहे, हमारी देखभाल भी हो रही, सब कुछ देखभाल हो रही। तो वह बोले हम ये स्विच साच कब ठीक हुए? स्विच एक कलर ठीक हो गए, सारा दिन लगाया नहीं हम। अच्छा, सिलेंडर भी मिल रहे हैं आप? सिलेंडर तो कहाँ डालने, हम तो इस मशीन का ये करते हुए। ठीक 2-3 दिन स्थिति ठीक नहीं है, परसों से कल से स्थिति यहाँ पे ठीक है हर चीज़ की। बिजली के कनेक्शन भी ठीक दे दिए गए हैं, और ये क्या बोलते हैं सिलेंडर का ये भी ठीक कर दिया गया है, रेगुलेटर वगैरह लगा दिया गया, सर्विस अभी ठीक है प्रोवाइड, इतनी दिक्कत पहले क्या, कल से पहले क्या स्थिति थी? कल से पहले तो बहुत ख़राब था, ना तो यहाँ पे कोई प्लग ठीक था, एक मशीन को एक ही जगह लगता, 6 मशीनें एक ही प्लग ठीक था, रेगुलेटर नहीं था सिलेंडर में कोई भी, एक रेगुलेटर, एक सिलेंडर में एक रेगुलेटर।
सोलन की गंज बाजार की एक दुकान में बाल मजदूरी का मामला सामने आया है। यहाँ एक करियाने की दुकान में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम करवाया जा रहा था। शिकायत मिलने के बाद बाल कल्याण समिति, श्रम विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से दबिश देते हुए बच्चों को रेस्क्यू किया। बाल कल्याण समिति की चेयरपर्सन विजय लांबा ने बताया कि 1098 पर शिकायत मिली थी, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों बच्चों को रेस्क्यू किया गया। उन्होंने कहा कि दुकानदारों के पास बच्चों का कोई रिकॉर्ड नहीं पाया गया है। उन्होंने कहा कि पुख्ता सबूत मिलने के बाद ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये मामला 1098 पे किसी कंप्लेंटर ने कंप्लेंट किया था कि ऐसे बाज़ार में एक शॉप पे छोटे बच्चे काम पे लगे हैं, तो उसकी एवज में ये कार्रवाई की गई है। फर्दर इन बच्चों को अभी CWC के पास ये आएंगे, मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद फिर अगर पेरेंट्स होंगे, पेरेंट्स को रिस्टोर करना है या इनको चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में भेजना है, वो इनकी सिचुएशन को देख के ही पता चलेगा। ये अभी करियाने की दुकान पे काम कर रहे थे और सुबह 9 बजे से लेके और 8:30 बजे तक, जो इन्होंने बताया है बच्चों ने, 8:30 बजे तक काम कर रहे थे। नहीं, अभी तो इन्होंने यही कहा है कि एक हफ्ता पहले बच्चे आए थे और फादर ने कोई भी इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रखवाए हैं और ना ही इनके पास कोई इस तरह का रजिस्टर मेंटेन है कि ये बच्चे कब से यहाँ पे मतलब अपना काम कर रहे हैं। तो क्या मैम पुलिस को इन्होंने सूचित किया या विभाग को? नहीं, किसी को भी सूचित नहीं किया गया था। उसी एवज में फिर ये कार्रवाई की गई है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में बढ़ते संक्रमण और मौत के आंकड़ों के बावजूद भी कुछ लोग इसे हल्के में ले रहे हैं। संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार और प्रशासन द्वारा हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों को बार बार कोविड नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। कोविड-19 की चेन तोड़ने के लिए कई नई बंदिशें लगाई गई हैं। बावजूद इसके कुछ लापरवाह लोग कोरोना महामारी से बेखौफ है। शिमला की सब्जी मंडी में भी लोग कोरोना गाइडलाइंस को ठेंगा दिखा रहे हैं। यहाँ खरीदारी करने आए लोगों की भीड़ जुटी है। ना तो 2 गज की दूरी का पालन किया जा रहा है, ना ही लोगों ने सही तरीके से मास्क पहने हैं। ऐसे में ये लोग खुद के साथ साथ दूसरों को भी मुसीबत में डाल रहे हैं। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए हिमाचल सरकार ने कई नई बंदिशें लगाई है, जिसके चलते जहां शनिवार और रविवार को आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के अलावा अन्य वस्तुओं की दुकानें खोलने पर मनाही है, वहीं बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को प्रदेश में प्रवेश के लिए 22 घंटे की RT-PCR रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। जबकि 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है और सभी को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य है। लेकिन बात यदि शिमला शहर की सब्जी मंडी की करें तो यहाँ बेतहाशा भीड़ देखी जा सकती है और सरकार की कोरोना गाइडलाइंस को ठेंगा दिखाया जा रहा है। यहाँ लोग बगैर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। शिमला सब्जी मंडी के प्रधान विशेश्वर नाथ ने कहा कि सब्जी विक्रेता सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन कर रहे हैं और लोगों को भी सोशल डिस्टेंसिंग में रहकर खरीदारी करने का आग्रह कर रहे हैं, लेकिन लोग सुनने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करें ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। देखिए, ऐसा है कि जो जहाँ तक सवाल है सब्जी विक्रेताओं का, विक्रेताओं को तो आप देखेंगे सब्जी मंडी में आप आएंगे, हर विक्रेता ने जो है मास्क लगाया हुआ है और दुकान के काफी अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन जहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल है और पब्लिक सब्जी मंडी में आती है, भीड़ ज्यादा हो जाती है, बार बार उनको बोला जाता है कि डिस्टेंस रखिए, लेकिन वो डिस्टेंस मेंटेन कर नहीं पा रहे हैं ज्यादा भीड़ होने की वजह से। दुकानदारों की तरफ से बार बार बोला जाता है कोई मास्क बिना मास्क किया था उसको भी बोला जाता है कि पहले मास्क लगाइए, दुकान के अंदर हम बिना मास्क के किसी को नहीं देते हैं। तो ये हमारी तरफ से मतलब जो है वो किया जा रहा है। लेकिन सब्जी मंडी में जो है वो भीड़। हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के ग्राफ को देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शिमला के रिज मैदान, माल रोड और नूर बाजार को सैनिटाइज किया। विद्यार्थी परिषद ने बीते कल हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय परिसर को भी सैनिटाइज किया था। इकाई के प्रदेश मंत्री विशाल वर्मा ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि संक्रमण से बचाव हो सके। उन्होंने बताया कि परिषद द्वारा आगामी 30 अप्रैल को शिमला में रक्तदान शिविर भी लगाया जाएगा ताकि अस्पतालों में चल रही रक्त की कमी को कुछ हद तक पूरा किया जा सके। वर्तमान समय में जो कोरोना का भयंकर रूप हमारे सामने आया है, इसमें कोई भरोसा नहीं है कब ये वायरस किसको अपना शिकार बना ले। ऐसी संकट की घड़ी में जब भी इस देश के ऊपर कोई संकट आया है, विद्यार्थी परिषद ने हमेशा एक सकारात्मक भूमिका निभाते हुए समाज के अंदर सेवा कार्य करने के भाव से आगे आया है।
इसी कड़ी में पूरे देश भर के अंदर, पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर और इस शिमला शहर के अंदर भी हमने विभिन्न प्रकार के माध्यमों से सेवा कार्य आरंभ कर दिए। उसी के तहत आज हमने शिमला के रिज मैदान के ऊपर यहाँ के लोअर बाजार की मार्केट के अंदर हमने सैनिटाइजेशन का कार्य किया। और इसी कड़ी में चाहे हमारा ब्लड डोनेशन कैंप जो आने वाली 30 तारीख को लगने जा रहा है, और जितने भी कोविड पेशेंट हैं, चाहे उनके घर के दरवाजे तक दवाई छोड़ने का विषय हो, कोविड पेशेंट जो आइसोलेट हुए हैं उनको भोजन व्यवस्था करवाने का विषय हो, या फिर अनेकों माध्यमों से जन जागरण का अभियान करने का विषय हो, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक सकारात्मक भूमिका सेवा कार्य करने के लिए की है। तो इसी कड़ी में आज ये हमारा सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम चला और ये कार्य निरंतर आगे चलता रहेगा जब तक इस महामारी से हमारा देश जीत नहीं जाता और ये कोरोना वायरस हार नहीं जाता। कोरोना के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना करते हुए नूरपुर प्रशासन ने क्षेत्र में और सख्ती बढ़ा दी है। प्रशासन ने नूरपुर उपमंडल में विभिन्न टीमों को तैनात करने के साथ ही जिला के प्रवेश द्वार कर्णवाल बैरियर पर ही सख्ती बढ़ा दी है। यहाँ बाहर से आने वाले हर वाहन और लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और बाहरी राज्यों से आए उन्हीं लोगों को सीमा के अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है जिनकी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव है। वहीं जो व्यापारी पठानकोट से जसूर नूरपुर में रोजाना आते हैं उनके लिए प्रशासन द्वारा कोविड पास की व्यवस्था की गई है। कंडवाल बैरियर पर तैनात ASI कमल किशोर ने बताया कि यहां आने वाले हर व्यक्ति के कोविड पास की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने पास जारी नहीं करवाए हैं उनके लिए कंडवाल बैरियर के नजदीक ही पास बनाने की व्यवस्था की गई है। वहीं बाहरी राज्यों से आ रहे लोगों की RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद ही उन्हें सीमा के भीतर प्रवेश करने दिया जा रहा है। जिनके पास कोई पास या कुछ नहीं है उनकी रजिस्ट्रेशन कराई जा रही है। जिनके पास पास है वो हमारे रजिस्टर में करके उनको जो हम आने जाने दे रहे 72 घंटे का उनको टाइम दिया गया, उसके अंदर वापस उनको वापस भेजा जा रहा है। उसके लिए हमारे को ऐसा बताना कि रजिस्ट्रेशन कराओ उनको, और जहाँ जिस एरिया में बार एसपी को बताया जाए उसको घर में 100 दिन के लिए रखा जाए। जिला कुल्लू के ढालपुर में मनाए जाने वाले राज्य स्तरीय पीपल जात्रा उत्सव का आगाज हो गया है। हालांकि कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए मेले में इस बार भी सिर्फ देव परंपराओं का ही निर्वहन किया जाएगा। मेले में ना तो दुकानें लगाई गई है और ना ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। लगातार दूसरे साल भी मेला स्थगित होने से स्थानीय लोग काफी निराश है। खासकर मेले का आयोजन न होने से नगर परिषद कुल्लू को लाखों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में देवता गौहरी के आगमन के साथ ही पीपल मेले का आगाज हो गया है, लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते मेले में न तो दुकानें लगाई गई हैं, न ही लालचंद प्रार्थी कला केंद्र में लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद उठा सकेंगे। कोरोना के चलते मेला स्थगित होने से शहरवासियों में निराशा है। इसके साथ नगर परिषद को भी लाखों की क्षति उठानी पड़ी है। नगर परिषद कुल्लू को पीपल जातर मेले से लाखों की कमाई होती है। बाहरी राज्यों से व्यापारी यहां प्लॉट खरीदकर करीब 1 महीने तक अस्थायी मार्केट लगाकर कारोबार करते थे, लेकिन इस बार यह संभव नहीं हो पाएगा। बुधवार को देवता गौहरी अपने देवालय से ढोल नगाड़ों की थाप पर प्रदर्शनी मैदान के लिए निकले। प्रदर्शनी मैदान में पहुंचने के बाद देवता की ओर यहां देवखेल भी की गई। इसके बाद देवता ढालपुर स्थित अपने मंदिर में विराजमान हो गए हैं। वहीं 3 दिन तक देव परंपरा निभाने के बाद देवता अपने देवालय लौट जाएंगे। नगर परिषद कुल्लू के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत ने बताया कि नगर परिषद कुल्लू ने कोरोना के मामले बढ़ने के बाद पीपल मेले को सूक्ष्म रूप से मनाने का निर्णय लिया और देव परंपराओं को ही निभाया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर नगर परिषद कुल्लू शहर को सैनिटाइज करने में जुटी हुई है। मालूम है कि 28 हमारा जो पीपल मेले का आगाज होता था, कोरोना का पालन करते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का निर्देश मानते हुए हमने आज जो पीपल मेला नहीं मनाया है, सिर्फ हमने देव परंपरा जो है उसको निभाया है। आज जो आपके सामने जैसे देव गौरी जो था हमारा स्थान पर गए और उसके बाद जो है देवता गौरी स्थान पर गए और उसमें जो है अपना उन्होंने कार्रवाई की और उस कार्रवाई के बाद जो है वापस आए। और इसके साथ जैसे आज मेला था, मेले का आगाज हो गया और हम देवती गौरी से प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो जैसे वहाँ देवते सभी ने अर्ज की कि जो है अपना
ये जो अपना ये कोरोना जो बीमारी है इसे दूर भगाया जाए, इस पर हमें राहत मिले। जैसे कि आप सबको मालूम है कुल्लू हमारी देवभूमि है। देवभूमि में जो ऐसा कोई हम कभी भी कहीं भी कोई आपत्ति पड़ती है या हमारे पर विपदा आती है तो हम अपने देव अभिष्ट के पास हम प्रार्थना करते हैं। इसी हिसाब से आज जो हमने कोरोना को देखते हुए आज जो है हमने बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से जो है उसमें देव परंपरा को निभाया है। गौर रहे कि बीते साल भी कोरोना संक्रमण के चलते पीपल मेला नहीं हो पाया था, तो इस साल भी सिर्फ देव परंपराओं का ही निर्वहन किया गया है। हिमाचल खबरनामा की इस अंक में इतना ही। नमस्कार।